हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इसके पहले की क्लास में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइट यानी प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके सीटेड एग्जाम में प्रकाश टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न ऑन एवरेज हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। मेनली यहाँ पे दर्पण से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दर्पण और लेंस से प्रश्न यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। तो आज की इस क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और परावर्तन की घटना किसमें होती है, दर्पण के बारे में। यानी आज हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और अवतल दर्पण के बारे में डिटेल में ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। एकदम नई ट्रिक है। दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कैसी होती है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको आज के बाद दर्पण में एक भी डाउट नहीं रहेगा। एक भी अगर प्रश्न आता है तो वो सिंगल प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि इससे 2 से 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं प्रकाश या फिर लाइट क्या होती है। तो प्रकाश क्या होती है, एक तो समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश का क्या करती है, तो किसी भी वस्तु को देखने योग्य बनाती है। अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं तो वो किस कारण से, प्रकाश की उपस्थिति के कारण। क्योंकि प्रकाश वस्तु से टकराती है और वस्तु से टकरा के क्या करती है, हमारे आंखों पे इमेज बनाती है। इसी कारण से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक भी प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और किसी भी वस्तु को देखने योग्य कौन बनाती है, प्रकाश बनाती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। जब हमने ध्वनि के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में चल सकती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती। लेकिन प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में तो चलती है, ये प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश हर उस माध्यम में चल सकती है जो कि क्या है, पारदर्शी हो। अगर पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश वहां पे गमन करेगी, यानी प्रकाश वहां पे चलेगी। माध्यम के कणों के कंपन के आधार पे प्रकाश कैसी तरंगे होती हैं, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और ये अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में पता कैसे चला, तो ये जो ध्रुवण की घटना होती है ना प्रकाश में, ध्रुवण की घटना से ही क्लियर होता है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। देखिए, प्रकाश अपने पथ को नहीं बदलती है, अपने रास्ते को नहीं बदलती है। प्रकाश हमेशा और हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलने के कारण ही प्रकाश को क्या बोलते हैं, ऋजुरेखीय प्रभाव कहते हैं। ये जो सीधी रेखा में प्रकाश चलती है, इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, ऋजुरेखीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि छाया का बनना, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का बनना, ये क्या होती है, प्रकाश की गमन की स्थिति को बताती हैं। अब प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है या फिर वायु में होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नायलॉन में सबसे कम होती है कितना, 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो ये क्या है, प्रकाश की चाल है, निर्वात या फिर वायु में, जल में, कांच में या फिर नायलॉन में। प्रकाश की चाल माध्यम के अनुसार बदलती रहती है, यानी कम या ज्यादा होती रहती है। प्रकाश कैसी तरंगे होती हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की आयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी बना था कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन था आयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दी हूँ। क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आयांत्रिक विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में गति करती है, ये किसने बताया था, तो ये बताया था मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है, ट्रैवल करती है, इसके बारे में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन में। तो प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन ये है कि जब भी प्रकाश किसी भी अवरोधक सतह से टकराता है, ये जो पॉलिश की हुई सतह है ये क्या कहलाएगी, अवरोधक सतह। तो प्रकाश जब किसी भी अवरोधक सतह से टकराता है तो टकराने के बाद जब उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से ये आया था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया, अवरोधक सतह
सतह से टकराने के बाद, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अविलंब होता है। तो ये क्या है, जो प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण के आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो जाने वाली किरण होती है, प्रकाश टकरा के सतह से जो लौटती है किरण, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो जब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये क्या है, नॉर्मल है यानी अभिलंब है। तो आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और आपतन कोण को क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस रे। और जो नॉर्मल के साथ जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये यहाँ पे लिखा भी है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण यानी एंगल ऑफ आई बोलते हैं। और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं यानी एंगल ऑफ आर बोलते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है। प्रकाश का परावर्तन तो हमने देख लिया, आपतित किरण भी देख लिया कि आपतित किरण क्या होती है, ये जो सतह की तरफ आती है। परावर्तित किरण क्या होती है, जो सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौटती है। और ये क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और ये क्या है, अवरोधक सतह। ये क्या है, पॉलिश की हुई सतह। ये सारी चीज़ें अभी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये क्या है, आपतन कोण जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ आई बोलते हैं। और ये क्या है, परावर्तन कोण जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ आर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्या है, ये परावर्तन है, ये है परावर्तन। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे और होता है एंगल ऑफ जी, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांसिक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांसिक एंगल बोलते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लांसिक एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब परावर्तन का नियम क्या कहता है, तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण यानी आपतित किरण नॉर्मल के साथ जितना कोण बनाते हुए आएगी, यानी मान लीजिए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ये है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, यानी जो आपतित किरण है अगर ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, ये भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कुल मिला के जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होती हैं, एक ही तल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये जो परावर्तन की घटना होती है ना, परावर्तन की घटना में कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो आवृत्ति है, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती परावर्तन की घटना में। जब माध्यम बदलता है ना, तो माध्यम बदलने में वेवलेंथ चेंज हो जाती है। जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, इसकी स्पीड बदलती है, ठीक है। वेवलेंथ की स्पीड बदलती है, लेकिन आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। एक तो आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। और दूसरा क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों कहाँ होंगे, एक ही सतह पर होंगे। अब परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब जो सतह है, सतह क्या हो, चिकनी हो, सतह कैसी हो, चिकनी हो, तब जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, नियमित परावर्तन। इस कंडीशन में अगर प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही हैं, आपतित हो रही हैं, तो प्रकाश की किरणें समानांतर परावर्तित भी होती हैं। क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें अगर समानांतर आपतित हो रही हैं, तो प्रकाश की किरणें समानांतर परावर्तित भी होती हैं। इसमें परावर्तन का नियम लागू होता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन क्या कहलाता है, जब जो सतह है, सतह कैसी हो, ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो। तो इसमें प्रकाश की किरणें आएंगी तो समानांतर, लेकिन टकरा के जाएंगी नहीं समानांतर, टकराने के बाद जाएंगी नहीं समानांतर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्योंकि जो इसका पृष्ठ होता है, सतह होता है, वो कैसा होता है, खुरदुरा होता है या फिर ऊंचा नीचा होता है। और इसमें परावर्तन का नियम इसमें भी लागू होता है। लेकिन ये क्या है, ये एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी विसरित परावर्तन यहाँ पे ये शो करता है, ठीक है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर विसरित परावर्तन नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको परावर्तन सारा क्लियर हो गया होगा कि परावर्तन होता क्या है, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं दर्पण के बारे में।
अब दर्पण क्या होता है, तो कोई चिकना पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया हुआ हो और दूसरा पृष्ठ को परावर्तक बना दिया गया हो, वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। मैं शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आपको बताई हूँ कि जो परावर्तन की घटना होती है वो किसमें होती है, मिरर में या फिर दर्पण में होती है। जो दर्पण है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला है समतल दर्पण। मान लीजिए ये क्या है, ये एक समतल दर्पण है, एक पृष्ठ में यहाँ पे क्या है, पॉलिश किया है और दूसरा पृष्ठ क्या है, यहाँ पे परावर्तक सतह की तरह काम कर रहा। तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की स्थिति कैसी होती है। तो समतल दर्पण में सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है, अगर इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 फीट है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी कितने का बनेगा, 2 फीट का बनेगा। यानी जितनी ऊंची वस्तु होगी उतना ही ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। और जितनी दूरी होगी वस्तु से और दर्पण के बीच में, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये दर्पण से 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब भी दर्पण से 3 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो 2 चीज तो क्लियर हो गई कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो समान ऊंचाई का बनता है और जो प्रतिबिंब बनता है वो समान दूरी पे बनता है। यानी प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में, दर्पण और वस्तु के बीच में जितनी दूरी होती है, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में भी उतनी ही दूरी होती है। तो 2 चीजें तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सीधे। यानी अगर व्यक्ति का सर ऊपर है तो यहाँ पे प्रतिबिंब में भी सर क्या होगा, ऊपर होगा। बस एक चीज होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो पार्श्वली क्या बोलता है, इन्वर्टेड, जो लेटरली इन्वर्टेड यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। यानी लेफ्ट का राइट में बदल देगा और राइट का लेफ्ट में बदल देगा, बस यही रहता है। बाकी प्रतिबिंब समान ऊंचाई का रहेगा, समान दूरी पे बनेगा और क्या रहेगा, सीधा यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। बस लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में बदल देगा। अच्छा, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, यहाँ पे आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है HI/HO। यहाँ पे I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी इमेज की ऊंचाई, और O क्या है, वस्तु की ऊंचाई। O क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई होती है। तो इससे क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, समतल दर्पण में इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी उतनी होती है जितनी वस्तु की ऊंचाई होती है। इसलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, और 1 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। और जो आवर्धन क्षमता होती है ना, वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव आवर्धन क्षमता क्या बताती है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और निगेटिव आवर्धन क्षमता ये बताती है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो समतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु की दूरी भी समान होती है दर्पण से, और प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से समान होती है, और वस्तु की ऊंचाई भी क्या होती है, समान होती है। इसलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होगी, और वो भी कैसे होगी, पॉजिटिव में होगी। तो इसीलिए जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब दर्पण के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बना रहा, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आभासी होगी। तो यहाँ पे सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। एक तो वस्तु की ऊंचाई समान होती है, दूरी समान होती है, आवर्धन क्षमता भी हमने देख ली, 1 होती है, पॉजिटिव होती है। बस यहाँ पे जो वस्तु है वो सीधा बनता है, बस क्या है, पार्श्व परिवर्तित बनता है, लेटरली इन्वर्टेड बनता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट इमेज बन जाती है। बाकी जो इमेज होती है, जो प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आभासी होता है, वास्तविक ना होके कैसा होता है, आभासी होता है। अब जो समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो नॉर्मल घरों में जो हम मिरर यूज करते हैं ना, वो कौन सा मिरर होता है, समतल दर्पण ही होता है, प्लेन मिरर ही होता है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब को देखने के लिए हमको आधे ऊंचाई का प्रतिबिंब चाहिए होता है। यानी अगर जो व्यक्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 फीट है, तो उसको 3 फीट का मिरर लगेगा, तब जाके उसकी पूरी प्रतिबिंब दिखेगी। ठीक है। और समतल दर्पण में वस्तु की चाल दुगनी दिखाई देती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु की चाल दुगनी दिखाई देगी। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु की स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है, तो समतल दर्पण में उसकी स्पीड कितनी दिखाएगी, 6 मीटर पर सेकंड दिखाएगी, उसकी चाल दुगनी दिखाई देती है। समतल दर्पण में कोण या फिर थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। यहाँ पे दिया रहता है कि अगर 2 समतल दर्पण को हम 60 डिग्री कोण पे रखते हैं, तो बताइए प्रतिबिंबों
की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम प्रतिबिंबों की संख्या निकालते हैं। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे मैंने प्रश्न बोला कि दो समतल दर्पण को हम कितने डिग्री पे रखते हैं, 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू मैंने कितनी बता दी, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम निकाल के देख लेते हैं, 360 अपॉन कितना हो जाएगा, 60, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, 6 - 1, यानी यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी। तो ऐसे इस फॉर्मूले से हम प्रतिबिंबों की संख्या निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के बारे में। यहाँ पे मैं आपको इमेज लेके या कंटेंट लेके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं अवतल दर्पण। ये क्या है, एक प्रकार का ये अवतल दर्पण है जो कि अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और इसकी बाहरी सतह में क्या की रहती है, पॉलिश की रहती है। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। और यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये क्या है, ये है एक प्रकार की प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ऊपर हम क्या कर रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने जा रही। ये जो गोला होगा ना, गोला किसके लिए रहेगा, वस्तु के लिए रहेगा। और जो मैं चौकोर डिब्बा बनाऊंगी, चौकोर डिब्बा किसके लिए रहेगा, प्रतिबिंब के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, प्रतिबिंब के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, पोल हो जाता है। यहाँ पे क्या रहेगा, फोकस, यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे क्या रहेगा, इनफाइनाइट या फिर अनंत रहेगा। ठीक है, ये हो गया पूरा अवतल दर्पण। अब इसमें हम प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो गोला होगा, गोला किसके लिए होगा, वस्तु के लिए रहेगा। और जो चौकोर रहेगा, चौकोर किसके लिए बनाएंगे, चौकोर हम प्रतिबिंब के लिए यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो पहले हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, अनंत पे। पहले हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे। तो जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, उसका प्रतिबिंब आके बनता है फोकस पे। कहाँ पे बनता है, फोकस पे। एक नंबर की हम वस्तु को कहाँ रखे, अनंत पे रखे, तो उसका प्रतिबिंब आके कहाँ पे बना, फोकस पे बना। अब प्रतिबिंब को हम एक स्टेप आगे खिसकाते हैं। अब वस्तु को एक स्टेप हम आगे खिसकाते हैं। वस्तु रखते हैं हम अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये हम रखे दूसरी वस्तु हमने कहाँ रखी, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे खिसक जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ पे पहुंच जाएगी, अनंत, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहाँ पे पहुंच जाएगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हम वस्तु को एक स्टेप और आगे खिसकाते हैं और वस्तु कहाँ पे रखते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में। वस्तु कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे रखते हैं। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब भी एक स्टेप इससे आगे खिसकेगा, तो कहाँ पे बनेगा, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा। यानी जहाँ पे वस्तु रखे वहीं पे कहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब हम वस्तु को एक स्टेप और आगे खिसकाते हैं। अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, तो अब हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके, फोकस के बीच में हमने चौथी वस्तु रख दी। तो चौथा प्रतिबिंब एक स्टेप और आगे खिसक जाएगा। चौथा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। ये बना चौथा प्रतिबिंब। ये क्या बना, चौथा प्रतिबिंब बना। अब पांचवी वस्तु को हम रखते हैं फोकस पे। ये पांचवी वस्तु रखे तो पांचवा प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे खिसक जाएगा। कहाँ पे बनेगा, जाके अनंत पे। ये बना पांचवा प्रतिबिंब। अब देखिए छठी कंडीशन क्या होती है, हम वस्तु को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। ये छठी वस्तु रखे तो अब देखिए प्रतिबिंब अनंत से आगे नहीं जा सकती, इसीलिए ये प्रतिबिंब जाके कहाँ बन जाती है, दर्पण के दूसरे तरफ। तो छठे नंबर की प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगी, दर्पण के दूसरे तरफ बन जाएगी। ये हो गया पूरा इमेज फॉर्मेशन। ये क्या हो गया, पूरा इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। अब हम देखते हैं प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसे होती है। प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसे होती है, तो जो एक नंबर का प्रतिबिंब बना है ये सबसे छोटा होता है। कैसा होता है, सबसे छोटा प्रतिबिंब होता है। जो दूसरे नंबर पे प्रतिबिंब बना है ये छोटा तो होता है, वस्तु से छोटा तो होता है, लेकिन सबसे छोटा नहीं होता। तीसरे नंबर की प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होती है। अब ये बराबर क्यों होती है, क्योंकि जहां पे वस्तु को रखे वहीं पर प्रतिबिंब बन रही है, इसलिए तीसरे नंबर की प्रतिबिंब क्या होती है, वस्तु के बराबर होती है। चौथे नंबर की जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ी होती है, और पांचवें नंबर की जो प्रतिबिंब है ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से जितनी दूर जाती जाएगी उतनी ही उसका आकार क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जो छठे नंबर की प्रतिबिंब है ये बड़ी तो होती है, ये वस्तु से तो बड़ी होती है लेकिन सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक है, ये तो होगी वस्तु के जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की साइज के बारे में। अब ये जितने भी प्रतिबिंब बने हैं ना, इधर साइड ये जितने भी प्रतिबिंब बने हैं सारे कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं।
कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर ही क्या बन रहे हैं? प्रतिबिंब बन रहे हैं। और वास्तविक होने के साथ साथ सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टा होते हैं। कैसे होते हैं? सारे प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। वहीं पे जो छठे नंबर की प्रतिबिंब बनी है, छठे नंबर का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, क्योंकि दर्पण के दूसरे तरफ बना है। और आभासी होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब कैसा होता है? ये प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये हुआ अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। ऐसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। हजामत बनाने वाले जो नाई होते हैं वो क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ओवरलुक देने में यानी ब्यूटी पार्लर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गला नाक कान के डॉक्टर भी इसी दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो देखिए, सबसे पहले बनाते हैं उत्तल दर्पण। ये क्या है? एक उत्तल दर्पण है। इस साइड इसमें क्या की रहती है? पॉलिश की रहती है। सेम प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे भी क्या होगी? एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्या होगी? यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा, और यहाँ पे क्या रहता है? पोल रहता है। अब क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे फोकस यहाँ पे भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पे क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। वहाँ पे हमने वस्तु रख के प्रतिबिंब की स्थिति देखी थी, किसमें? अवतल दर्पण में। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम अनंत पे हम किसी वस्तु को रखते हैं, यानी पहले नंबर की अगर हम वस्तु कहाँ पे रखें? अनंत पे रखें, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो जाके कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। उसके अलावा हम वस्तु को कहीं पे भी रखते हैं, कहीं पे भी, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में दूसरी वस्तु रख दी है, तीसरी वस्तु हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दी, चौथी वस्तु हमने कहाँ पे रख दी? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दी, पांचवी वस्तु हमने रख दी फोकस पे। तो कहीं पे भी अगर हम वस्तु रखते हैं, कहीं पे भी हम अगर वस्तु रखते हैं, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। ये बन जाएगा दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा प्रतिबिंब, चौथा प्रतिबिंब, पांचवा प्रतिबिंब। ऐसे करके सारे प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में ही बनेंगे। और जितने प्रतिबिंब बनेंगे ना, सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? आभासी होंगे। आभासी के साथ साथ सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? सीधा होंगे। और सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? वस्तु से छोटे होंगे, क्योंकि वस्तु के जितने, दर्पण के जितने ही पास प्रतिबिंब होते हैं उतने ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब यहाँ पे सारे प्रतिबिंब दर्पण, फोकस और पोल के बीच में ही बन रहे हैं, यानी दर्पण के पास में बन रहे हैं। इसलिए जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे कैसे होंगे? छोटे होंगे, आभासी होंगे, क्योंकि दर्पण के दूसरी तरफ बन रहे हैं। और कैसे होंगे? इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण है। इसमें दो ही कंडीशन है कि अगर इनफाइनाइट पे, अनंत पे वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और अनंत के अलावा अगर कहीं पे वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा, यानी ध्रुव और जो आपका फोकस है, फोकस के बीच में यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है अंधे मोड़ों में, वस्तु को देखने में किया जाता है। वाहन के पार्श्व दृश्य देखने में, यानी पीछे का दृश्य देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी देखिए, जो गाड़ियाँ होती है ना, गाड़ियों में जो पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर लगा होता है छोटा सा, ये कौन सा मिरर होता है? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण ही होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? वस्तु को छोटा करके दिखाता है, साथ ही वस्तु को सीधा दिखाता है। इसलिए गाड़ियों में पीछे देखने का जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे अवतल दर्पण लगा देंगे तो ये सिर्फ एक ही गाड़ी को बड़ा करके जूम करके दिखा देगा। साथ ही कैसे अगर दिखाएगा? गाड़ी के चक्के ऊपर दिखाएगा और उसकी छत नीचे दिखाएगा, यानी वस्तु को उल्टा दिखा देगा। ठीक है। और ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर पाएगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करने का काम करता है। इसलिए इसका उपयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर यानी साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ATM मशीन में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहाड़ के जो तीव्र मोड़ होते हैं, पहाड़ों के तीव्र मोड़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग तो किया ही जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी होती है। उसके अलावा हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। परावर्तन के प्रकार भी हमने पढ़े, परावर्तन का नियम भी पढ़ा, यानी नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा दर्पण के बारे में। दर्पण में हमने समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों
की संख्या कैसे निकालते हैं, पूरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, पूरा हमने डिटेल में ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। बाद में हमने पढ़ा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी हमने ट्रिक के माध्यम से प्रतिबिंब का निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है वो भी हमने पढ़ा। और अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। उसके बाद हमने उत्तल दर्पण पढ़ा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे होता है। कुल मिला के आज की इस छोटी सी क्लास में मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लास में हमने पूरा प्रकाश का परावर्तन और उसके अंतर्गत आने वाला सब टॉपिक दर्पण के बारे में, जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।